हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 10th क्लास की मैथ वास्तविक संख्याओं का इंट्रोडक्शन। दोस्तों, बहुत ही शानदार ये वीडियो रहने वाला है और यकीन मानिएगा ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें मैं आपको जो भी आपके एग्जाम्पल है, पूरी परिभाषा है, बात करें कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, या फिर अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, और परिमेय और अपरिमेय क्या है, एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, उसके बारे में हम विस्तार से हम जानेंगे। दोस्तों, बहुत कुछ पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर ये आपने नहीं किया तो आपके लिए ये वीडियो कहीं से भी, आप कैसे भी यूट्यूब के माध्यम से पढ़ लेना, आपका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं पढ़ा तो। दोस्तों, यकीन मानिएगा, अगर ये आपने कंप्लीट इंट्रोडक्शन परिचय वाला वीडियो देख लिया तो मैं वादे के साथ आपसे कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 1.1 और 1.2 आप धुआं कर दोगे। क्या कर दोगे? धुआं कर दोगे। यकीन मानिएगा, वीडियो इतनी शानदार रहने वाली है। तो दोस्तों, फिर से मैं रोहित लक्ष्य स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वास्तविक संख्या। क्या पढ़ने वाले हैं? वास्तविक संख्या। प्रश्न वाली 1.1 क्लास 10th वास्तविक संख्या का परिचय, और बहुत ही शानदार जानदार ये वीडियो रहने वाला है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट, ये पूरा वीडियो कंप्लीट देखा तो आपको मजा आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें हम वास्तविक संख्या। किसकी बात कर रहे हैं? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या होती क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। परिमेय तथा अपरिमेय, क्या फ्रेंड्स? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूहों को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या बात की? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? परिमेय संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे वास्तविक संख्या में एक आती है अपरिमेय और एक आती है अपरिमेय। आपने ऊपर जाना कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूहों को वास्तविक संख्या कहते हैं। बात चलिए, वास्तविक संख्या में एक पढ़ेंगे हम परिमेय संख्या, एक पढ़ेंगे हम अपरिमेय संख्या। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों परिमेय संख्या। किसकी बात करते हैं? परिमेय संख्या की। वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। बच्चों, बड़े प्यार से समझना और बड़े अच्छे से समझाने वाला हूं। P/Q यानी कि P/Q के रूप में हम लिख दें। क्या कर दे बच्चों? P/Q के रूप में इनको लिख दें तो ये क्या हो जाएगी? आपकी परिमेय संख्या। बहुत सी जगह टीचर आपको यहाँ पर P/Q ने लिखकर A/B भी लिखते हैं, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऊपर कोई भी P/Q लिख सकते हो, A/B लिख सकते हो, या फिर K/R भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वे संख्या जिन्हें हम P/Q यानी P ऊपर बटे में Q के रूप में लिख सकते हैं तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या होती कौन कौन सी है, इसके बारे में हम बड़े अच्छे तरीके से जानेंगे। तो देखो, पहले बात करेंगे हम परिमेय संख्याओं में। अब परिमेय संख्याओं में सबसे पहले आती है क्या? प्राकृत संख्या। क्या आती है बच्चों? प्राकृत संख्या। अब बात करते हैं हम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वे संख्या जो 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक जाती है, मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और अनंत तक जाती हैं, वह बच्चों क्या कहलाती है? हमारी प्राकृत संख्या। वह क्या कहलाती है बच्चों? प्राकृत संख्या। जैसे यहां पर दे रखा है 2/3, 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये क्या है? हमारी प्राकृत संख्या। बात समझे? नेक्स्ट बच्चों, पूर्ण संख्या क्या है? देखो, बड़े अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको।
वे संख्या जो 1 2 3 से चालू होती है, वे संख्या जो 0 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट और अनंत तक जाती हैं, वे संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0/1, ये क्या है? पूर्ण संख्या 0/1, समझ लिए अच्छे से। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या। क्या बच्चों? पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या जो क्या डॉट डॉट -3 -2 -1, मतलब इधर की तरफ आएगी लेफ्ट साइड में तो माइनस यहां हो जाएगा, -4 -5 और उधर यहां पर 0, फिर 1 2 प्लस का 2 प्लस का 2 3 प्लस के 4 प्लस के 6 और ये भी जाए जा रही है। कहने का मतलब इधर की तरफ ऋणात्मक और उधर की तरफ धनात्मक, यानी इधर की तरफ अगर 0 से चालू होंगी तो इधर की तरफ आपकी माइनस में जाएगी और उधर की तरफ जाएगी तो वह प्लस में जाएगी। ये थी आपकी पूर्ण संख्या। क्या थी बच्चों? पूर्ण संख्या। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है। आपने बड़े प्यार से समझा कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या में हमने क्या क्या पढ़ा वो आपको मालूम है। अब होती है अपरिमेय संख्या। क्या होती है अपरिमेय संख्या? वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। देखो समझना, परिमेय जो संख्या थी ना, परिमेय जो संख्या थी ना, उसमें हम P/Q के रूप में लिख सकते थे, लेकिन अपरिमेय जो संख्या है बच्चों, उसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या नहीं कर सकते? P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां P और Q पूर्णांक संख्या होती है और Q 0। समझे मेरी बात? P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो यह है अपरिमेय संख्या। जैसे आपको बात करूं √2, √3 दे रखा है यहां पे, पाई और पॉइंट में मान है 0.31 31 13 11 पॉइंटों में है, आदि आदि आदि। बात समझे? तो ये क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। याद रखना बच्चों इस चीज के लिए। बात समझ में आ गई? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। परिमेय आप समझ गए, अब अपरिमेय की बात हो गई। आगे चलते हैं। देखो वास्तविक संख्याओं के 2 महत्वपूर्ण गुण होते हैं। कितने में होते हैं बच्चों? वास्तविक संख्या के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। पहला है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कलम विधि। दूसरा है आपका अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। 2 आपके नियम है, वास्तविक संख्याओं के 2 नियम है और दोनों हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से। पहला नियम पढ़ेंगे हम, न्यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथम का जो विधि है वह पढ़ेंगे। यह विधि क्या कहती है? इस विधि के बारे में आप जब जानोगे तो आपको मजा आएगा। यहां दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांक के HCF, देखो समझो HCF क्या होता है। HCF होता है मैं से पै। HCF का मतलब होता है मैं से पै, सबसे छोटी घात। अगर यहां एलसीएम होता तो बड़ी घात, वो आगे हम समझेंगे। HCF का मतलब होता है महत्तम समावर्त मैं से पै, जिसे हम बोलते हैं मैं से पै। निकालने की एक विधि है, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। इस विधि के अंदर हम HCF निकालने की क्या है, एक विधि है। ये क्या, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक A और B, यहां A > B, ठीक है, तो A बराबर B गुणा Q प्लस R, जहां पर R B हो जाएगा। बात समझना, इस विधि के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, आगे HCF निकालने वाले हैं और देखना आपको मजा आएगा। क्या आएगा? मजा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की हम पहला एग्जाम्पल हल करने वाले हैं और बड़े अच्छे से देखना। यहां हमने देखा, क्या देखा बच्चों? हमने देखा, मैं आपको पहले से लिख देता हूं, A बराबर क्या लिखा है यहां पे, अभी पीछे जस्ट गया है तो उसको याद रखना। A बराबर B गुणा Q प्लस R। इसके ऊपर हम क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है?
96 व 404 का एचसीएफ, मतलब सबसे छोटी घात आपको निकालनी है। क्या निकालनी है? सबसे छोटी घात। और कैसे निकालेंगे देखते जाओ। उत्तर किसका निकालना हमको? 96 व 404 का हमको निकालना है, तो हम निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करें, इधर से हल करते हैं भाई, समझना। सबसे पहले हम लिखेंगे 404, निकालने की विधि है 96 का भाग 404 में जाएगा तो ये जाएगा आपका 4 बार। कितनी बार जाएगा? 4 बार। ये हो गया आपका 384, 4 माइनस करोगे 0, यहाँ हो गए 10, 2, ये 0। यानी कि सबसे पहले आप बात करोगे किसका? 404। अब यहां से हम शुरुआत करते हैं। 404 में क्या आया? पहले तो 96 गुणा किससे करोगे? 4 से, बराबर क्या? सॉरी, प्लस 20। देखो समझो, ये जो 96 आया ये बी का मान है, ये जो क्यू आया ये 4 लिख दिए, और ये जो नीचे आया ये प्लस में 20 लिख दिया। समझना, पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, तो लिख दिया। उसके बाद हमको क्या करना है प्यारे दोस्तों? इस 96 को हमको यहां लिखना है। क्या लिखना है? 96 को हमको कहां लिखना है प्यारे दोस्तों? यहां लिखना है। तो हम इस 96 को यहां लिख लेंगे और 20 से शुरुआत करेंगे। किससे शुरुआत करेंगे दोस्तों? 20 से। 96 नहीं लिखना, 96 तो लिख लिया ना ऊपर। 20 से शुरुआत करेंगे। 96 में हम भाग देंगे, ये जाएगा 20 चौक 80। कितना जाएगा प्यारे दोस्तों? 20 चौक 80 माइनस 16 आ गया। देखो 20 मैंने यहां लिख दिया, गुणा करेंगे किससे? 4 प्लस 16। 20 ये है, 4 ये है, और प्लस 16 ये भी हमारा हो गया। अब क्या आएगा हमारा? 20 और ये आ जाएगा 16। कहने का मतलब अब हमको भाग देना है किसका? किसका भाग देना है प्यारे दोस्तों? 16 का। और किस में देना है? 20 में देना है। 16 एकम 16, कितने बच गए? 4 बच गए। अब गुणा 1 प्लस 4। देखो 16 यहां से, 1 यहां से और 4 यहां से, समझना। अब क्या बचा? 16, 4। अब हम देंगे किसका? किस में देंगे? किस में देंगे? 16 में देंगे 4 का। 4 चौक 16, यहां कितना बचा? 0। तो यहां हो गया हमारा 4 चौक 16 प्लस 0। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? ये हमने, अब इसमें हमें ये देखना है कि लोएस्ट घात देखनी है, सबसे कम। देखो आपको पता चला लोएस्ट जो आई वो 4 आई क्या नहीं आई? तो इसकी जो आंसर होगा आपका देखना, 404 और 96 का क्या पूछ रहा है आपसे? 404 और 96 का क्या पूछ रहा है? एचसीएफ का। एचसीएफ कितना हो गया? 4। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो 96 और 404 का एचसीएफ होगा, वह कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों? 4 होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को रोक लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रखना इसको कैसे करेंगे तो आपको अच्छे से मालूम है। हमने यहाँ 404 को यहाँ लिया, 96 का भाग 404 में लिया 384, 4 बार गया 20 बचे। इस 96 को हमने यहाँ लिखा, इस 4 को हमने यहाँ लिखा, और जो हमारा शेषफल बचा उसको नीचे लिखा। अब हमारा क्या बचा? यहाँ पर बचा 20। इस 20 को ले लिया हमने यहाँ और भाग देंगे 96 में। बारी बारी से हम एक एक करके हम देंगे, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं प्रमेय 1.1। पहली प्रमेय हमने पढ़ी यूक्लिड, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? विभाजन एलक्रोम वाली विधि पढ़ ली है। अब है हमारी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। और ये प्रमेय क्या कहती है समझो। ये प्रमेय कहती है प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
मतलब कहने का मतलब है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होती है। क्या होती है बच्चों? अद्वितीय होती है। अब हमें एग्जाम्पल 50 और एग्जाम्पल 210 का हमको आंसर निकालना है और समझना कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छे से समझाएंगे, नो टेंशन लेना। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। देखो मैं आपको यहां पर इसको मैं हल करूंगा, यहां मैं इसको हल कर रहा हूं। सबसे पहले इसका हम 50 का निकालेंगे और इसका निकालेंगे हम 210 का, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं वो आप याद रखना। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। अगर इसके बारे में नहीं मालूम तो ये क्वेश्चन हल नहीं होगा। भाज्य संख्या हमेशा कहां से चालू होती है? 4, 6, 8, 10, 12। कितना? 4, 6, 8, 10, 12। और हमें क्या करना है? अभाज्य संख्याओं से हम इसको करेंगे तो 1, 2, 3, 5, 7। कितना? 1, 2, 3, 5, 7, है ना? ऐसे डॉट चलता जाएगा। याद रखना 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये 1, 3, 5, 7 इनका हम भाग देंगे बारी बारी से। अब हमको क्या करना है देखना, समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, नो टेंशन से रहे। पहले हम करते हैं इसका हल करते हैं। हम देते हैं 2 का भाग इसमें देंगे। देखो अभाज्यों का देंगे हमेशा 2 का भाग दे रहे हैं हम। 2 का भाग 50 में दिया तो गया 25 बार। अब आपको पता है लास्ट में जिस संख्या के 5 और 2 7, 2 का भाग तो जाएगा नहीं। जब 2 का नहीं जाए तो 3 का देंगे, 3 का भी नहीं जाएगा तो हम देंगे अब 5 का। तो 5 का दिया 5 25, फिर स्वयं 5 आ गया, 5 एकम 5। इसको हम कैसे करेंगे? 50 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 5। देखो एक तो ये तरीका हो गया। क्या हो गया बच्चों तरीका? एक तो 50 का कितना आया? 2 को 5 से गुणा करोगे, 2 पंजो 10, और 10 को 5 से गुणा करोगे 50। देखो 2 पंजो 10, 10 पंजो 50। एक 50 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणा 2 गुणा 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक 50 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणा 5 गुणा 2। मतलब आप किसी भी तरीके से इनको कर सकते हो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 50 बराबर 2 गुणा 5 कितनी बार है? 2 बार है, तो 5 2 बार यानी 2। ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी तरीका है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब आना क्या है आपका? वही 50। आना क्या है आपका? वही 50। 2 पंजो 10, 10 पंजो 50, 5 दूनी 10, 10 पंजो 50। क्योंकि इसने यही तो कहा है कि गुणनखंड आने वाले क्रम के बिना, मतलब क्रम निर्धारित नहीं है इसमें, आप ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे भी गुणा कर लो, आंसर वही आना है। बात करते हैं इसकी। इसका देंगे हम 2 एकम 2, 0 लग गया, 2 पंजो 10। अब 105 में किसका जाएगा? देखो सबसे पहले नहीं जाएगा तो हम इसमें दे लेते हैं 5 का। 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब किसका जाएगा? 21 का। 21 का नहीं, 3 7 21, 3 का जाता है, 3 7 21। फिर 7 का देंगे एक बार। अब देखो इसका भी हम क्रम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दूनी 10 और 10 तिया 30 और 30 को 7 से गुणा करोगे तो 210। तो ये भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप कर सकते हो। एक आपके समझ में आना चाहिए, सारे आपके समझ में आ जाएंगे। तो इसको भी आप कर सकते हो 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7, 210 का। और 210 को ऐसे भी लिख सकते हो, 2 को चाहे बाद में ले लो, 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। आना क्या है? 210। मतलब इसने कहा आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड किए, इसके अच्छे से आप समझ गए होंगे, नो टेंशन से आप समझ रहे हो। तो अब चलते हैं आगे। क्या चलते हैं? आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल।
ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो टेंशन से पढ़ो। स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी आपका इंट्रोडक्शन चला, 1.1 तो हम ऐसे हवा में उड़ा देंगे, गारंटी दे रहा हूँ, रोहित सर की गारंटी है, नहीं समझ में आया तो चले आगे। चलो अब आपसे नोट करके कह रहा है ये कि यूक्लिक विभाजन प्रमेय का उपयोग एचसीएफ ज्ञात करने में करते हैं, जबकि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम दोनों ज्ञात कर सकते हैं। मतलब जो यूक्लिक विभाजन विधि है ना, क्या यूक्लिक विभाजन जो विधि है ना दोस्तों, उससे तो हम केवल एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। मतलब ये जो यूक्लिक वाली ना, इससे एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जो ये अंक गणित है ना, ये अंक गणित वाली आधारभूत प्रमेय, इससे हम एचसीएफ भी ज्ञात कर सकते हैं और एलसीएम भी ज्ञात कर सकते हैं। याद रखना, यूक्लिक विभाजन विधि द्वारा आप ओनली एचसीएफ ज्ञात कर सकते हो, परंतु अंक गणित आधारभूत प्रमेय से आप लघुत्तम मतलब एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात कर सकते हो। क्या कर सकते हो? दोनों ज्ञात। अब करेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। भाई क्या करेंगे? एक तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एक हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। मैसे पे और लैसे पे हम ज्ञात करेंगे। आपने 8th क्लास 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, 7th में भी पढ़ा हुआ है। कैसे ज्ञात करेंगे चलते हैं। देखो संख्याओं में एचसीएफ सबसे पहले हम ज्ञात करें। एचसीएफ संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। कहने का मतलब जब भी एचसीएफ ज्ञात करना है ना आपको, सबसे छोटी घात ही आंसर होगी। और एलसीएम लघुत्तम समावर्त है, एलसीएम जिसे बोलते हैं सबसे बड़ी घात आंसर होगी। हमें निकालना है 6 और 10 का एलसीएम एचसीएफ। हमें क्या निकालना है? 6 का निकालना है। हमें क्या निकालना है? 20 का निकालना है। निकालना है ना। 2 का देंगे 3 बार, 3 का देंगे 1 बार, 2 का देंगे 10 बार, 2 का देंगे 5 बार, 2 का देंगे 5 का देंगे हम 1 बार। याद रखना अभाज्य गुणनखंड के जो है उन्हीं से हम इनको करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो 6 में क्या क्या आया? 2 × 3 आया। 2 का मतलब 1, 3 का मतलब 1। अगर 2 2 बार आता तो हम 2 के ऊपर घात लगाते। बात समझ में आई क्या भाई? बात समझ में आई क्या? अब क्या है? 20। इसमें क्या? 2 कितनी बार है? 2 बार। तो हम अगर चाहे तो 2 की घात 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 बार है ना, तो 2 बार गुणा 5, 5 क्या है? 5। अब इनमें से हमें कॉमन फैक्टर लेना है। कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन लेना है। देखो यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, ये 5 है, तो सबसे छोटा इनमें, ये तो 2 के ऊपर 2 घात है, तो ये तो छोटा बड़ा है। या 2 के ऊपर 1 घात है, तो हमारा 6 और 20 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मजा आया? आया ना मजा? मजा आएगा भाई, क्यों टेंशन लेते हो यार? गर्मी बहुत है यार, इस गर्मियों में वीडियो बनाना ऐसे ही नहीं है, बहुत खतरनाक खेल है। वापस समझना है, समझो। हमने 6 के अंदर 2 का भाग दिया 3 बार, 3 का भाग दिया 1 बार, 2 का भाग 20 में दिया 10 बार, 2 का भाग 10 में दिया 5 बार, 5 अंक 5। 2 के आए, एक तो 2 आया, एक 3 आया, यहाँ लिख दिया। 20 का 2 2 5, 2 बार आया, यानी 2 गुणा 5। इसका मतलब यही तो हम इसको नहीं लिख सकते कि 2, ये 2 बार आया ना, 2 बार आया तो ऊपर लिख दो गुणा 5। तो यही तो किया है मैंने। बात समझे? यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ गुणा 5 की घात 1 है, 3 की घात 1 है, तो सबसे छोटा कौन है? 2 की घात 1, जिसके ऊपर कुछ नहीं, उसके ऊपर 1, तो 2 छोटा, 2 आंसर हो गया। बात समझे? ये था हमारा एचसीएफ। ये क्या था बच्चों? एचसीएफ। अब हम पढ़ने वाले एलसीएम। क्या पढ़ने वाले? एलसीएम क्या होता है? उसमें हमने पढ़ा सबसे छोटी घात, इसमें हम पढ़ने वाले हैं बड़ी घात, सबसे बड़ी घात। संख्याओं में प्रत्येक, क्या बच्चों? संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणन की सबसे बड़ी घात ही गुणनफल है। सबसे बड़ी घात आंसर आएगी। देखो
आंसर देखो, आप आंसर देखो भाई। 6 का करेंगे यहां, 20 का करेंगे यहां। इसमें दिया हमने किसका दोस्तों, 2 का दिया 3 बार, 3 का दिया 1 बार, 2 का दिया 10 बार, 2 का दिया 5 बार, 5 का दिया 1 बार। इसमें बड़ी घात हमारा आंसर होगी, क्या होगी बच्चों, बड़ी घात। हमने 6 और 20 का एलसीएम निकाल रहे हैं तो क्या होगी, बड़ी घात। और हम कैसे करेंगे अभी आपको मैं बताता हूं। देखो हम बात करते हैं 6 का। 6 का क्या आया, 2 × 3। 20 का कितना आया, 2 × 2 × 5, यही तो आया। ये 6 का, ये 20 का, तो यही चीज तो बात चल रही है। अब 6 और 20, 6 और 20 का क्या कह रहा है बच्चों, एलसीएम। क्या करना है, यहां पर 2 कितनी बार है, हाँ भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लेंगे, जो ज्यादा होगा उसी का लेंगे, जो कम है उसका नहीं लेंगे। देखो यहां 2 1 बार है और यहां 2 2 बार है ना, 1 और 1 2, तो हम इसको लिख देंगे 2 की घात 2, सही है, गुणा। इसको तो 2 को कॉमन, जो छोटी उसको लेना ही नहीं है, क्योंकि अब इसको तो नहीं लेंगे। अब 3 1 बार है तो लेंगे 3 1 बार, 5 1 बार है तो 1 बार। देखो अब इसको हमें क्या करना है, गुणा करना है, और इसका आपका एलसीएम आ जाएगा 2 दूनी 4, मतलब 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 4 को 3 से गुणा करोगे 12, 12 पंजो 60। यानी कि आपका फाइनल आंसर क्या आया बच्चों, 60 इज द राइट आंसर। कितना आया, 60 आपका राइट आंसर आ गया है। कोई दिक्कत है, नहीं है, नोट करो, नोट करो जल्दी से। आ रहा है ना मजा, गारंटी के साथ वीडियो पढ़ाता हूँ मैं, जो वीडियो में पढ़ा रहा हूँ ना, गारंटी है मेरी, समझ में आएगा। एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। चलो भाई, अब बात चल रही है, हमने एचसीएफ पढ़ लिया, एलसीएम पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, अब हम पढ़ने वाले एचसीएफ तथा एलसीएम में संबंध पढ़ रहे हैं। किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ ए, बी गुणा एलसीएम ए बी, ए गुणा बी। देखो इसको समझेंगे, बहुत आसान तरीके से हम समझने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हमें 6 और 20 का एलसीएम 60 है तो 6 और 20 का एचसीएफ, एलसीएम 60 है तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, एचसीएफ ज्ञात करना है। किन्हीं तो एचसीएफ जब ज्ञात करोगे तो इनमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, नो टेंशन रहो। ए गुना बी हमने अच्छे से ले लिया, हम डायरेक्ट करेंगे। यहां पर एलसीएम दे रखा है 60, आंसर क्या करेंगे, एलसीएम दे रखा है 60, दे रखा है ना आपको एलसीएम 60, दे रखा है कि नहीं दे रखा, एलसीएम आपको दे रखा है 60 बिल्कुल। और आपको यहां पर ए दे रखा है कितना, 6, दे रखा है कि नहीं दे रखा, बी दे रखा है 20, कहने का मतलब P/Q है क्या, नहीं, तो वही वाली बात है। और आपसे पूछ रहा है एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा भाई, एलसीएम 60, ए 6 मान लिया, बी 20 मान लिया, कहने का मतलब भाई 6/20 ही तो लिखोगे, यानी P/Q, तो ए और बी, या तो P/Q ले लो या A/B ले लो, बात तो वही है। अब इसको हम हल करेंगे, यहाँ हल करते हैं हम। एचसीएफ हमसे पूछ रहा है तो बड़े प्यार से आप कोशिश करना देखने की, इसका जो सूत्र होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, क्या सूत्र होता है, एलसीएम, देखो ये दे भी रखा है ना, एलसीएम गुणा एचसीएफ। देखो ए बी, ये रहा ना ए बी, मान तो रखा है, एचसीएफ तो हमने एलसीएम पहले ले लिया, एचसीएफ बाद में ले लिया, सुको देखो ये ए बी ले लिया, इधर एलसीएम ये गुणा है एचसीएफ, एचसीएफ ए बी। और पूछ क्या रहा है आपसे, अब ये बराबर होता है ए गुणा बी, क्या होता है, ए गुणा बी। अब आप इनको पुट कर दो, बड़े आसान तरीके से, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां आपका एलसीएम दे रखा है 60,
एलसीएम 60 देख रखा ना, आपसे एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ तो आपको बताना ही है। यहां लिख दिया आपने एचसीएफ। अब क्या लिखना है अपन को, बराबर। बराबर में क्या, ए का मान 6, बी का मान 20 और फिर क्या है बटे में 60, बटे में 60। देखो 60 एलसीएम हो गया एचसीएफ बराबर ए का मान 6 ये रहा, बी का मान यहाँ पर क्या है 20 और ये जब गुणा का चिन्ह उधर जाएगा तो भाग में चला जाता है, गुणा का चिन्ह उधर जाए तो भाग में, बराबर के उस पार, बराबर के उस पार से गुणा का चिन्ह इधर आए तो भाग में और भाग का चिन्ह बराबर के उस पार से आए तो गुणा में। याद रखना, एक जीरो से एक जीरो कट गई, बात समझे क्या, एक जीरो से एक जीरो कट गई और 6 से 6 कट गया। आपका एचसीएफ कितना बचा यहाँ पे 2 और एचसीएफ का मतलब होता है सबसे छोटी घात। तो हमारा एचसीएफ कितना आया बच्चों, कितना आया 2 हमारा फाइनल आंसर, 2 हमारा राइट आंसर आ गया। ओके बच्चों, ये था हमारा एचसीएफ तथा एलसीएम में संबंध को हमने बताया है। क्या बताया बच्चों, संबंध को बताया। अब चलते हैं हम, देखो इसमें कोई दिक्कत आपको आई नहीं होगी, अगर आई है तो देखो एलसीएम 60 है, ए का मान हमने 6 ले लिया, बी का मान 20 ले लिया, ए का मान 6 ले लिया, बी का मान। एचसीएफ मतलब महत्तम समवर्ती आपसे पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ यहाँ से निकालना चालू किया। गुणा है हमारा एलसीएम गुणा एचसीएफ, आप एचसीएफ पहले ले लो एलसीएम ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम 60 दे रखा है, एचसीएफ नहीं दे रखा है, ऐसे कैसे लिख दिया बराबर ए गुणा बी, ए गुणा बी यहाँ लिख दिया। अब देखो एलसीएम का मान 60, एचसीएफ कैसे कैसे, ए का मान 6 दे रखा है, बी का मान 20, ये 60 जब गुणा का उधर जाएगा भाग में चला जाएगा, 60 एक जीरो से एक जीरो कट गई, 6 से 6 कटेगा, बचा क्या 2, क्या बचा 2। तो एचसीएफ हमारा 2, सबसे छोटी घात ही तो बताना था और पूछ भी तो एचसीएफ ही रहा था, पूछ क्या रहा था बच्चों एचसीएफ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो आप परिमेय 1.2 क्या कहती है, देखो समझना, परिमेय 1.2 कुछ भी नहीं है। देखो मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। जब आप अभी आपसे पूछेगा ना कि रूट परिमेय 2 का मान निकालिए, परिमेय 3 का मान निकालिए, अपरिमेय वाला 3 अपरिमेय का मान निकालिए, 2 अपरिमेय का मान निकालिए, तो जब आपको याद आएगी ये वाली बात याद रखना। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा, यानी P a स्क्वायर को भी करेगा, a को भी करेगा और P a को भी करेगा। यहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है धनात्मक पूर्णांक। उत्पत्ति देखो, माना a बराबर P1 P2 P3 गुणा में है डॉट 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 Pn लिख दिया भाई, जहां पर P1 P2 P3 डॉट 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 Pn अभाज्य संख्याएं हैं तथा P a स्क्वायर का एक गुणनखंड है। भैया जो P है ना ये P, ये a स्क्वायर का एक क्या है गुणनखंड है। ये क्या दिया हुआ है, क्या बच्चों दिया हुआ है। अब a स्क्वायर बराबर P1 P2 P3 डॉट 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 Pn स्क्वायर, याद रखना Pn स्क्वायर, समझेंगे आगे। a स्क्वायर का निकाला P1 P2 P3 बराबर Pn गुणा P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn, समीकरण 1, क्या समीकरण 1। अभी समझ में आएगा, चिंता मत करो, क्योंकि P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो समीकरण 1 से P1 P2 P3 को भी विभाजित करेगा, इनमें से एक का होना चाहिए। अतः P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा। देखो अब जब हम परिमेय पढ़ेंगे ना, अभी आपके तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा सिद्ध कीजिए कि परिमेय 2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो उसके बारे में भी जब जैसे हम पढ़ेंगे ना, आपको ये वाली लाइन याद आने वाली है, ये वाली लाइन याद रखना, याद रखना, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आप समझोगे कैसे इसका काम आने वाला है। चलते हैं आगे। अब देखो, अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। क्या बच्चों, परिमेय 1.3 पढ़ेंगे, सिद्ध करना है रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। भैया 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अब इसको हमें आंसर करना है, क्या करना है, आंसर करना है।
तो भैया हमें क्या करना है कि आपको पता है कि √2 क्या परिमेय है, तो हम इसको क्या करेंगे, माना, क्या लिखोगे, मानना पड़ेगा भाई, माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, संख्या है। ये हम गलत कल्पना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, गलत कल्पना, याद रखना ये गलत कल्पना कर रहे हैं, गलत कल्पना कर रहे हैं। माना है ना भाई, कि मानते हैं कि भाई, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो हम मान ही तो रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो √2 बराबर क्या कर लोगे, √2 बराबर क्या कर दोगे, a/b। आप p/q भी लिख सकते हो, मैंने a बराबर a, भैया मैंने लिखवाया ना p/q, जब भी परिमेय संख्या क्या होती है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय क्या होती है जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो हमने माना है कि एक परिमेय संख्या है, भाई मान रहे हैं, मानेंगे आंसर आएगा तो देखेंगे, नहीं आएगा तो ना ही सही, मान लिया। लेकिन याद रखना, यहाँ आपको साइड में एक छोटी सी बात याद रखनी है कि यहाँ a और b सहभाज्य संख्या है, यहाँ a और b सहभाज्य संख्या क्या है, सहभाज्य संख्या है। ये आपको मानना है, समझाने के लिए आपको इसको साइड में करना है, इससे कोई मतलब नहीं है हमको, याद रखना इसको साइड से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या लिखना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, भाई दोनों तरफ वर्ग करेंगे, या √2 है तो क्या लिखेंगे, √2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ a/b है तो a/b का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, नहीं है ना भाई, दिक्कत आएगी भी नहीं, दिक्कत आप नो टेंशन रहो, समझते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने कर लिया कि दोनों तरफ वर्क करने पर। यहां पर इसका मतलब है कि आपको दे रखा है रूट, ये दे रखा है भाई, जब इसको हम कैंसिल करेंगे ना इसको, तो हमारा क्या बचेगा, यहां पर बचेगा हमारा ओनली 2, क्या बचेगा 2, और यहां बचेगा हमारा a² और b²। क्या बचा दोस्तों, a² b²। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने इसको जैसे ही हमने स्क्वायर हटाया ना, मतलब तो रूट से कट गया। अब क्या बचा यहाँ पर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, b² बराबर a² बटे में 2। क्या लिख सकते हैं, देखो जैसे ही हमने ये b² है ना, इसको इधर लिया हमने बराबर में, a² अपनी जगह, ये गुणा में, ये किस में, ये उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। क्या चला जाएगा, भाग में। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे। अब आपको क्या लिखना है, समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई टेंशन मत लेना। समीकरण 1 से क्या लिखोगे, समीकरण 1 से क्या लिखना है, समीकरण 1 से 2 a² को विभाजित करेगा। क्या करेगा, आ गई ना लाइन, अभी लिखवाया था मैंने, विभाजित करेगा। तो 2a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। भाई समीकरण 1 से 2a को विभाजित करेगा ना, करता है, क्या लिखना है, करता है लिखना, करता है। तो 2a को भी विभाजित करेगा, जस्ट मैंने ऊपर वाली लाइन लिखवाई है अभी आपको, करेगा। अब आप क्या करोगे, तो माना, क्या भाई, माना, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लूं, ले लेता हूं भाई, ठीक है। क्या माना, माना, क्या माना भाई, माना। भाई यहां आपने लिख लिया कि 2a² को विभाजित करेगा तो 2a को भी विभाजित करेगा, ये हमने लिखा है अभी। माना a बराबर 2c, क्या लिखोगे, a बराबर 2c। मान लो
a बराबर 2c आपने मान लिया, बच्चों मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2c तो a का मान समीकरण a में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भैया a बराबर 2c मान लिया हमने, तो a का मान हमें समीकरण में रखना है। तो भैया a का मान तो ये तो हो गया आपका b स्क्वायर बराबर 2 तो आपका है, c की जगह क्या रखना है आपको, c की जगह क्या रखोगे, तो 2c स्क्वायर होल में देना है ना भाई, 2c स्क्वायर और बटे में आपका 2 है ही। भैया आपने कुछ नहीं किया, बी स्क्वायर ऐसे कैसे है, क्योंकि a का मान समीकरण ए में रख रहे हैं, बी स्क्वायर ऐसे कैसे बराबर, यहाँ पर a का मान हमने रख लिया कितना 2 ऐसे कैसे है, c ये अपनी जगह ये होल स्क्वायर बटे में 2 रख लिया। देखो बी स्क्वायर बराबर 2 का इससे करोगे तो क्या आ जाएगा 4c स्क्वायर बटे में 2, सही है, 2 दूनी 4, बी स्क्वायर का मान आया 2c स्क्वायर, कितना आया बच्चों 2c स्क्वायर, क्योंकि 2 दूनी 4 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया। अब आपको क्या लिखना है, अब आपको क्या लिखना है, ये हमारा 2c स्क्वायर आ गया। अब आपको देखो क्या करना है, बी स्क्वायर ऐसे कैसे लिखना है, देखो कोई गलती मत करना, किसी प्रकार की कोई गलती मत करना, बी स्क्वायर ऐसे कैसे आएगा, ये जो 2 है ना, ये थोड़ा सा जस्ट छोटा कर देता हूं, ये 2 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, यहाँ क्या बचा बराबर c स्क्वायर। क्या ये परिमेय संख्या है, क्या नहीं है, तो आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है आपको बच्चों, क्या लिखना है आपको, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। 2b स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्या लिखोगे आप, 2b स्क्वायर को विभाजित करता है तो, विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, क्या करेगा 2b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा, जो कि विरोधाभास है। क्या है बच्चों, जो कि क्या है विरोधाभास, विरोधाभास है। ए 2b स्क्वायर को विभाजित करेगा ना, तो 2b को विभाजित करेगा, जो कि क्या है बच्चों विरोधाभास है, क्योंकि a और b सहभाज्य संख्या है, क्योंकि a और b सहभाज्य संख्या है। अतः क्या लिखोगे, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √2 क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे बच्चों, √2 एक अपरिमेय संख्या है। भाई हमने गलत कल्पना की थी यहाँ पर कि भैया कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय तो P/Q के रूप में लिखी जाती है। अब ये √2 तो आपको मालूम है, मैंने लिखवाया भी है ऊपर आपको कि परिमेय संख्या कौन होती है √2 √3 तो ये अपरिमेय संख्या होती है। तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा इसको बड़ा करने की, ये लो, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपका पहली 1.3 की परिमेय हल हो गई है √3 की। ठीक है बच्चों, रोक लेना वीडियो को, अच्छे से करना और बढ़ते हैं आगे।
किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों √3 और इसको हम यहां हल करते हैं। √3 क्या लिखोगे? माना, उसी तरीके से करोगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्या भैया? माना √3 एक परिमेय संख्या है। गलत कल्पना की है हमने वापस से कि भाई हमने गलत कल्पना की है। तो √3 तो क्या करोगे? √3 बराबर a/b, यहाँ लिखोगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, और जब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो क्या होएगा? √3 का होल स्क्वायर बराबर a² बटे में b²। ठीक है। और जब इनको हम, मैंने बताया था √3 यहाँ है, इसको इससे काटोगे तो कट जाएगा, बचेगा 3 केवल, याद रखना। तो यहाँ बचा आपका 3 बराबर, यहाँ आप ब्रैकेट उठाओगे, एक a², ये b²। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? है क्या? नहीं है। तो आप क्या करोगे? b² को इधर ले लोगे, a² अपनी जगह है, ये 3 उधर जाएगा गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा, है ना भाई। तो क्या लिखोगे यहाँ? अब आपको वही लाइन लिखनी है कि समीकरण 1 से, क्या लिखनी है? समीकरण 1 से 3a² को विभाजित करता है तो 3a को भी विभाजित करेगा। ये लाइन आप फिक्स याद रखना। मतलब 3 जो है ना, 3, अरे 3 का भाग आप a² में, अगर 3a² को अगर विभाजित का मतलब होता है भाग, डिवाइड करना, करेगा ना, तो 3a को भी करेगा भाई। अगर a² को करेगा तो a को भी करेगा, है क्या नहीं? तो इसको क्या लिख दोगे आप पूरा कंप्लीटली? तो ये हो गया आपका समीकरण 1 हो गया था ये। अब आगे चलते हैं। ठीक है। अब मानेंगे हम क्या? माना a बराबर, क्या लिखोगे? माना a बराबर 3c, क्या ले लो अब? c अपनी तरफ से, अरे यहाँ पे k ले सकते हो, r ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। हमने a बराबर 3c ले लिया, तो a का मान समीकरण a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अरे आप c ले लो, c रखने पर, जरूरी नहीं है कि आप c लो भाई, जरूरी नहीं c लो, आप r ले लो, k ले लो, यहाँ पर आप c की जगह कुछ भी ले लो, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बहुत आसान तरीके से हम करने वाले, वापस से वही दोनों तरफ वर्क करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे? तो यहाँ करने एक, इसका मान क्या ले लिया? b² ले लिया ना भाई। यहाँ ले लिया 3c, क्या करना? दोनों तरफ वर्क करेंगे, बटे में 3 चला जाएगा। अब b² बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा? 3 तिया 9, ये हो जाएगा c², है ना भाई, बटे में 3। देखो काटते हैं, 3 तिया 9, है कोई दिक्कत? थोड़ा सा यहाँ कर ले भाई, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, यही कर देते हैं। यहाँ बचा b² बराबर 3c², ठीक है भाई, 3c²। यहाँ बचा b², ये 3 यहाँ जाएगा, बराबर में c²। आया क्या? सेम वही वाला क्वेश्चन किया था अभी हमने, वही वाला है। अब क्या लिखोगे यहाँ? क्या लिखोगे बच्चों? वही लाइन आपको वापस से लिखनी है। 3b² को विभाजित करेगा तो 3b² को विभाजित करेगा, करता है तो 3b को भी विभाजित करेगा ना भाई, जो कि क्या है यहाँ पर? जो कि विरोधाभास है।
जो कि विरोधाभास है। क्या भाई? विरोधाभास है, क्योंकि ए और बी सहभाज्य, क्योंकि ए बी सहभाज्य संख्या है क्या नहीं? भाई ये जो लाइन है ना, इसके नीचे लिखनी है, आप इधर साइड मत लिखना, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, आपके पास पूरी कॉपी होती है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या नहीं है भाई, याद रखना। जिसे P/Q के रूप में लिख दें, A/B के रूप में लिख दें, तो वो तो परिमेय है। लेकिन भाई आपको पता है कि ये तो पता है कि अपरिमेय कौन 2, 3 ये अपरिमेय होती है। हमने तो कल्पना की थी यहाँ हमने कल्पना की है, यानी गलत माना है, गलत माना है हमने कि मानते हैं क्या पता आंसर आ जाए। एक बार माना तो नहीं आया आंसर, फिर दोबारा माना, यहाँ पे दोबारा मान के देखा क्या पता तो गलती हो गई। दोनों बार ही गलत आया। क्या आया बच्चों? दोनों बार गलत आया। स्क्रीनशॉट ले लें इसका आसान तरीके से। और ये इंट्रोडक्शन वीडियो था आपका। हमने √2 का एक अपरिमेय निकाला और 2 भी निकाला, 3 वाला 2 हमने निकाल लिए। पूरे एग्जाम्पल हमने समझ लिया, एलसीएम समझ लिया, एचसीएफ हमने समझ लिया, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को रोक लेना, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर लेना, ठीक है। बस लास्ट में एक गुजारिश आपसे रहती है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक कर लेना। जो दोस्त चैनल से पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों को भेजना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। लाइक में कोई कंजूसाई मत करना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं 1.1 के नेक्स्ट वीडियो में। ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, परिचय था, परिचय आपने कंप्लीट देख लिया, तो इंट्रोडक्शन वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम 1.1 के क्वेश्चन हल करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर से आऊँगा, जरूर आऊँगा। नमस्कार।